गंभीर विषय है। योग एक जीवन शैली का विषय, वैसे आयुर्वेद भी जीवन शैली का विषय है, लेकिन आयुर्वेद में निष्णातता ये सबका सामर्थ्य नहीं। तो इस पूरे अनुष्ठान में माने बौद्धिक रूप से सबसे ज्यादा उन्नत यदि कोई व्यक्तित्व है तो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। आपके इस ज्ञान निष्ठा को मैं स्वयं हृदय से बहुत प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आपके होने से पतंजलि योगपीठ को मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूं, क्योंकि ज्ञान शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति होती है। और इसीलिए हमारे मस्तिष्क में भी ज्ञान सबसे ऊपर के स्थान पर है, फिर बल सबसे ऊपर के स्थान पर है, फिर उसके आगे व्यापार और दूसरी सेवा के अन्य अनुष्ठान संपादित होते हैं। तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य किया है, कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी क्षेत्र में जब कोई नया आयाम जुड़ता है और एक नया इतिहास बनता है, एक नई ज्ञान परंपरा का विकास होता है, यह एक कोई साधारण घटना नहीं होती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत कुछ संस्थान अभी तक कर चुका है योग के साथ साथ, और जो ऋषि ज्ञान परंपरा अर्थात पाणिनि अष्टाध्यायी से लेकर के फिर दर्शन, उपनिषद और वेदों के अध्ययन अध्यापन की तो बहुत गौरवशाली परंपरा चल ही रही है। लेकिन आयुर्वेद की यदि मैं बात करूं तो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया ये श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है, और वह मूर्त रूप ले चुका है। बस अब उसकी साज सज्जा बाकी है, और 2-3 वर्षों में यह विश्व भेषज संहिता, और इसके संदर्भ में जब 4-5 वर्ष पूर्व विचार हुआ कि क्योंकि उस समय यह विचार शैशव में था, बीज रूप में था, तभी हमने बहुत विचार किया कि इस ग्रंथ का नाम क्या रखा जाए। तो यद्यपि हमारे ऋषियों ने जिन ग्रंथों की रचना की है उन्हीं की ही संहिता संज्ञा होती है, तो क्या वो ऋषि परंपरा के अतीत का विषय बन चुकी है? हमने कहा नहीं, उसी ऋषि परंपरा के मूर्त रूप में मैं श्रद्धेय आचार्य जी को देखता हूं, और इसीलिए इसका नाम हमने रखा विश्व भेषज संहिता। और उस अनुष्ठान में आप सब लोगों की बहुत बड़ी ज्ञान की आहुति समर्पित हो रही है, इसीलिए भी मैं आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबकी इस ज्ञान निष्ठा को, इस ज्ञान साधना को प्रणाम करता हूं, और श्रद्धेय आचार्य श्री से आप सब मनीषी जो इस काम में लगे हैं उन सब का परिचय, पहले भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वह ऐसे ही ज्ञान मंथन करके और दुनिया को बहुत कुछ दिया करते थे। आप उपनिषदों को देखेंगे तो क्या है, संवाद है ऋषियों का। आप महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ने जब आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की है, ये ऋषियों के जो ज्ञान का संवाद था उसका निष्कर्ष के रूप में हमें वो संहिताएं मिली हैं। तो इस पूरी जो रचना के पीछे यह जो विश्व भेषज संहिता का ये पूरा, मैंने कहा आयुर्वेद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इस अनुष्ठान का नेतृत्व श्रद्धेय आचार्य श्री कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपने ज्ञान की आहुतियां आप सभी अर्पित कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा ज्ञान का अनुष्ठान, और मैंने कहा जब भारत ज्ञान शक्ति में सर्वोपरि था तब वो सैन्य शक्ति में, अर्थ शक्ति में भी सर्वोपरि था, तब वो विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक राजनीतिक महाशक्ति था, विश्व का नेतृत्व किया करता था, और उसी दिशा में हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को इस पूरे अनुष्ठान के बारे में और अधिक बताने के लिए, क्योंकि बहुत उत्सुकता है पूरे देश में विश्व भेषज संहिता को लेकर के, क्योंकि पिछले करीब 4 वर्षों से निरंतर जैसे जैसे इसमें प्रगति हो रही है वैसे, और श्रद्धेय आचार्य श्री एक के बाद दूसरे पायदान पर फिर
जैसे जैसे ये अपनी विराटता की ओर बढ़ रहा है ये कार्य, तो इसमें और उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और सामान्य जनों से लेकर के इस देश का जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जिसको कॉमन मैन बोलते हैं, सामान्य जनों से लेकर के और इस देश के प्रधानमंत्री, अभी करीब 1.5-2 घंटा हमारा एक लंबा संवाद हुआ। करीब 1 महीने के बाद उनके पदासीन होने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम मिले, और जब हमने उनको विश्व भेषज संहिता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, क्योंकि ये भी एक गौरव का विषय है कि उनके प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त यही पतंजलि योगपीठ में विश्व भेषज संहिता के क्या बोलते हैं उसको, ग्लोसरी के विमोचन के साथ हुआ था। और जब उनको सारे देश के आध्यात्मिक शक्ति के बीच में हमने प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया, और प्रस्ताव तो कोई भी दे देता है साहब, उसके लिए पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ अपना सब कुछ दांव पर लगा करके करना, वह काम यदि किसी ने किया तो पतंजलि योगपीठ ने किया, और वह उस बात से स्वयं को अनुग्रहित महसूस करते हैं। और जब उनको पूरा इस विश्व भेषज संहिता के बारे में बताया, और हमने कहा कि जिस तरह से चरक सुश्रुत आदि संहिताओं में मंत्रों की रचना है, श्लोकों की रचना है, औषधियों का नामकरण है, तो उन ऋषियों के छूटे वे उनके कार्य को पूरा करने के लिए, उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, अपूर्ण कार्य को पूर्णता में रूपांतरित करने के लिए यह अनुष्ठान चल रहा है। और उन्होंने स्वयं जब वो श्लोक पढ़े, जब औषधियों के नामकरण की प्रक्रिया को देखा, उनके पूरे विवरण को देखा, तो वो बोल रहे यह कार्य पतंजलि योगपीठ में इतना विराट रूप में हो रहा है। तो उसका जब उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन लिया तो वो बहुत अभिभूत थे। और विश्व भेषज संहिता का लोकार्पण एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री ही करने वाले हैं, और आप सबकी भी उसमें बहुत बड़ी भागीदारी होगी। आप सबके भी ज्ञान की बहुत बड़ी आहुति इस विश्व स्तरीय कार्य के लिए समर्पित होगी। यह छोटा कार्य नहीं है। इस ऋषि कार्य में आप सब ऋषि कुमारों की, आप सब ऋषि पुत्रों की, ऋषि पुत्रिकाओं की, ऋषियों की संतानों की बहुत बड़ी भूमिका। अपने ऋषियों के कार्य को पूरा करना, इससे बड़ा और गौरव का विषय हमारे लिए क्या हो सकता है। मुझे श्रद्धेय आचार्य ऋषि ने बताया, आप में से बहुत से तो अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके कि हमें अपने ज्ञान की आहुति यदि पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय आचार्य ऋषि के नेतृत्व में और ऋषियों के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए यदि हमारी जो है यहाँ पर सेवाएं समर्पित हो रही है, तो इससे बड़ा गौरव का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। मैं आपको और आपके यशस्वी माता पिताओं को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खुद कहा कि बेटा यदि वहां आपका की उपयोगिता है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए पतंजलि योगपीठ है। मैं आपके माता पिता का भी स्वयं वंदन करता हूं, उनका भी नंदन करता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बहुत बड़ा पुरुषार्थ अभी तक किया है और आगे करने वाले हैं। इस संदर्भ में श्रद्धेय आचार्य श्री, क्योंकि काफी कम बोलते हैं अभी इस विषय में, और अभी तो बोले हुए मतलब कई महीने ही नहीं वर्षों बीत गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा विश्व भेषज संहिता और फिर आप सब के इसमें जो योगदान है उसके संदर्भ में श्रद्धेय आचार्य श्री, आप सबको भी इसमें और ज्यादा जानकारी तो मिलेगी। पूरे देश में भी एक उत्सुकता है, एक एक्साइटमेंट है, कि एक क्रेज है कि क्या हो रहा है और कहां तक ये कार्य पहुंचा है और अभी क्या होने वाला है। और मैं आपको एक बात ये बताता हूं, जब आयुर्वेद में कोई बड़ा काम होता था तो आयुर्वेद के लोग ही उसमें उत्सुक होते थे। अब श्रद्धेय आचार्य श्री के आस्था टीवी पर जो चलने वाले सुबह 7:30 से 8 और शाम को 9 से 9:30 बजे जो कार्यक्रम चला है, उसको थोड़े लोगों ने नहीं, इस देश के कम से कम नहीं तो 50 करोड़ के करीब लोगों ने देखा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और एक एक व्यक्ति की, मैंने खुद लोगों के घरों में, क्योंकि मैंने तो पूरे देश में करोड़ों लोगों के साथ में संवाद किया है, सीधा लाखों घरों में गया हूं, लोगों ने 2-2, 3-3 डायरियां भर रखी हैं जो आचार्य जी ने बताया हुआ, और उसके प्रयोग कर रहे हैं। और वो प्रयोग बड़े सटीक घटित हो रहे हैं। आगे इसमें जो वैज्ञानिक अनुसंधान का काम होना, वो एक दूसरा पार्ट है इसी का, कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के एक एक औषधि के ऊपर ऋषियों ने तो रितंभरा प्रज्ञा संपन्न होकर के वो गुणधर्म लिखे हुए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। उनके तो भीतर की जो अंतः प्रज्ञा की जो
प्रयोगशाला है उसमें प्रविष्ट होकर के उन्होंने अज्ञात को ज्ञात में बदला है। लेकिन अब हमें पतंजलि योगपीठ में योग, आयुर्वेद और ऋषि ज्ञान परंपरा पर बहुत बड़ा विश्व स्तरीय शोध संस्थान भी बनाना है। ये इसका अगला चरण होगा। श्रद्धेय आचार्य श्री का आप सबके ओर से इस ऋषि कार्य को करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और क्योंकि अभी जड़ी बूटी दिवस के रूप में श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मोत्सव को पूरा देश भी मनाने वाला है और उसमें लाखों लोग अपने घरों में जड़ी बूटियां लगाने वाले हैं और करोड़ों लोगों तक जड़ी बूटियां वो वितरित भी करने वाले हैं। तो हम श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मोत्सव को जड़ी बूटी दिवस के रूप में ही मनाने वाले हैं। उसके लिए 4 अगस्त को पूरा देश भी इसमें सम्मिलित हो रहा है। और मैं उसके संदर्भ में भी आह्वान करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान को देखें तो यहाँ चारों और हर के घर में, हम सड़क पर निकलते हैं तो सड़कों पर, खेतों में निकलते हैं तो खेतों में, चारों ओर जड़ी बूटियां दिखनी चाहिए और लगे कि भारत महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और आचार्य बालकृष्ण का देश है। कि उनके जड़ी बूटियों के होने से श्रद्धेय आचार्य श्री के होने का एहसास होता है हमको सर्वत्र। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा इस संदर्भ में और ज़्यादा आपको थोड़ा बताएं। और मैं सबसे फिर से आह्वान करूंगा कि अपने घरों में जड़ी बूटियां लगाएं और सबको जड़ी बूटी वितरित करें और इस देश को ऋषियों का देश बनाए, आयुर्वेद का देश बनाए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी भावना और संवेदना से यह विशाल संस्थान इस वैश्विक स्तर पर मानव मात्र के लिए सेवा प्रदान कर रहा है, आज क्योंकि कई बंधु भगिनियां जो हैं आज हमारे साथ इस सेवा में जुट रहे हैं नए ढंग से, हमारे मन में इच्छा थी कि आप सबका परिचय भी श्रद्धेय स्वामी जी से हो और बाकी जो पुराने लोग हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, साथ में लगे हुए हैं, उनका भी थोड़ा परिचय हो। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी विविध कार्यों में लगे रहते हैं और हमें भी कई कार्यों में लगा रहना पड़ता है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ महाराज जी को कि स्वामी जी हम सिर्फ विश्व भेषज संहिता नहीं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ बैठी हुई टीम है वो अलग अलग तरह के कार्यों में है। विश्व भेषज संहिता व्यापक कार्य है, पर बाकी भी जो काम हो रहे हैं वो भी अपने आप में ही पूरक नहीं, एक बहुत बड़े बड़े काम हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आगे भी बैठे हुए हैं डॉक्टर विजयपाल प्रचेता जी। ये संस्कृत के बहुत उद्भट विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं और अभी आपको हमने विश्वविद्यालय से छुड़ा करके इधर सेवा के कार्यों में आप लगे हुए हैं। आपकी खासियत है कि जो पांडुलिपियां होती हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है संस्कृत का पुराना, जिन ग्रंथों को पढ़ना एक लाइन, संस्कृत वैसे कठिन मानते हैं लोग, उस कठिनता में भी पांडुलिपि को पढ़ना बहुत दुस्तर कार्य होता है। उसके आप एक्सपर्ट हैं और विशेष करके हमारा जो प्राच्य ग्रंथ संपादन विभाग, एक पूरा विभाग हमने सिर्फ प्राचीन ग्रंथ जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं आयुर्वेद के। आज डॉक्टर कामत जी का एक पत्र मुझे मिला, बड़ा सुंदर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। उसमें वो लिखते हैं कि इस काम को सरकार को करना चाहिए। जो सरकार की बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत ये काम होते हैं, क्योंकि बाकी लोग इसलिए नहीं करते हैं, इस कार्य में कोई अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। यह तो श्रम साध्य, अर्थ साध्य और समय साध्य कार्य है, उसको आपकी संस्था कर रही है। तो उस कार्य को पतंजलि योगपीठ कर रहा है। और मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर विजयपाल प्रचेता जी के टीम के साथ में जैसे एक भैया सेवा दे रहा है, ओमपाल सिंह है, ये भी पीएचडी योग में किया, एमए हैं,
टंकण वगैरह के कार्य में सहयोग करते हैं। दूसरी बिटिया है प्रियंका सैनी जो है, वो भी टंकण का काम करती है। तो बहुत छोटी सी टीम है, क्योंकि बड़ी टीम डॉक्टर साहब रखते भी नहीं है, हो जाती है तो अपने आप भाग भी जाते हैं, इसलिए छोटी रह जाती है। तो जो है बहुत छोटी सी टीम है, परंतु आपने अभी तक कम से कम जो है अभी हमारे 4 ग्रंथ, अप्रकाशित ग्रंथ, पांडुलिपियों को अन्वेषण करने का काम भी, क्योंकि वो पांडुलिपियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, देश में नहीं अपितु विदेशों से, जर्मन से हमने पांडुलिपि मंगाई, हमने नेपाल से पांडुलिपियाँ मंगाई, हमने और बाहर के देशों से पांडुलिपियाँ मंगाई, हमने पूरे देश के कोने कोने से, दक्षिण से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, वैसे पांडुलिपियों का संग्रह की यदि हम बात करें, हमारे पास करीबन करीबन आज 10 लाख पेज से ज़्यादा पांडुलिपियों का संग्रह है। परंतु जहाँ तक ग्रंथ की बात करें तो जैसे एक एक ग्रंथ के संपादन के लिए, जैसे अभी प्रकाशित हम करते हैं तो उस ग्रंथ के लिए कम से कम जितने भी अधिक से अधिक पांडुलिपियाँ प्राप्त हो, अलग अलग स्थान में जो पांडुलिपियाँ प्राप्त हो, हम ये प्रयास करते हैं जिससे कि उसकी जो प्रामाणिकता है, उसकी जो शुद्धता है, उसमें कहीं भी न्यूनता ना आने पाए। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कई ग्रंथों को मिला करके हम उन ग्रंथों को संपादन करते हैं, उसका पुनः फिर हिंदी रूपांतरण करते हैं। तो इस कार्य में पूरी तरह से जो लगे हुए हैं, तो ये डॉक्टर विजयपाल जी, जैसे मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आप अपना थोड़ा सा कुछ इस विषय में आप बताएं। ये हमारे प्राच्य ग्रंथ संपादन विभाग की ओर से डॉक्टर विजयपाल जी। श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशन में निर्णय ये लिया गया कि जो आयुर्वेद के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और आज तक अप्रकाशित हैं, उनका अनुसंधान, उनकी प्रतिलिपियों की खोज की जाए, पाठ शोधन किया जाए और समाज के लिए पठनीय रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले अभी जो एक ग्रंथ तैयार हुआ है वो है सिद्धसार संहिता। तो सिद्धसार संहिता अपने आप में आयुर्वेद के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रचना थी, परंतु दुर्भाग्यवश ये रचना तिरोहित हो गई थी। इसके हस्तलेख भी बड़े दुर्लभ थे, केवल नेपाल में ही ताड़पत्रीय हस्तलेख इसके सुरक्षित थे। तो उनकी श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशन में उनकी खोज की गई, प्राप्ति हुई और पाठ शोधन किया। इसी प्रकार एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण रचना जिसकी मध्य एशिया, तिब्बत इत्यादि में कभी बड़ी प्रसिद्धि थी, आज भी श्रीलंका में वो बहुत प्रचलित है, परंतु भारतवर्ष में उसका नाम ही प्राय तिरोहित हो गया था। वो पुस्तक है योग शतम। आचार्य जी के निर्देशन में जब उसके हस्तलेखों की खोज की गई तो हमें आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े दुर्लभ टीकायुक्त हस्तलेख, प्राचीन हस्तलेख भी इस खोज में हमें मिले। और 3 टीकाएं ऐसी दुर्लभ मिली जो आज तक कहीं भी छपी नहीं है, परंतु उन टीकाओं में आयुर्वेद की व्याख्यान परंपरा बहुत सुरक्षित रूप में उपलब्ध होती है। तो ये 2 ग्रंथ रत्न अभी तैयार हुए हैं। इसी श्रृंखला में एक भोजन कुतूहलम अप्रकाशित ग्रंथ था, वो भी बड़े सुंदर रूप में आया है। उसके अनंतर आयुर्वेद महोदधि जो सुषेण निघंटु के नाम से था, आज तक प्रकाशित नहीं था, वो भी आचार्य श्री के निर्देशन में पतंजलि योगपीठ से ही पहली बार प्रकाशित हुआ। अजीर्णामृत मंजरी बहुत प्रसिद्ध रचना थी, परंतु कोई समीक्षात्मक और शुद्ध पाठ वाला संस्करण नहीं था, यहीं से वो पहली बार प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार आगे की श्रृंखला में कुछ ग्रंथ और भी आए हैं, जैसे रुचि वधुगल रत्नमाला, एक बड़ी दुर्लभ पुस्तक थी। हमने क्षेम कुतूहलम नामक पाकशास्त्र की पुस्तक की खोज की, उसका हस्तलेख मंगवाया, परंतु जब उस हस्तलेख को देखा तो एक दुर्लभ पुस्तक उसके अंदर मिली। तो हमने, वो आज तक कभी छपी नहीं थी और उसके हस्तलेख भी बहुत विरल थे, तो सबसे पहले उसी का पाठ शोधन कर उसी को प्रकाशित किया गया। और गुजरात में वैष्णव परंपरा की ऐसी अद्भुत पुस्तक वो थी कि उसमें कहीं भी कोई सामिष भोजन का संकेत मात्र नहीं है। शुद्ध शाकाहारी एकदम वैष्णव परंपरा के उत्तम व्यंजनों का उसमें वर्णन किया गया। पहली बार वो पतंजलि योगपीठ से ही छपी है। तो इस प्रकार के दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन यहाँ हो रहा है। और इस दिशा में अभी हमें बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मिले हैं, जैसे चंद्रट की एक रचना है योग रत्न समुच्चय, आज तक नहीं छपी है। चंद्रट ने आयुर्वेद के इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है। 10वीं शताब्दी में उन्होंने पहली बार सुश्रुत की पाठ शुद्धि की, जो आयुर्वेद के इतिहास में प्रसिद्ध है।
उनकी रचना आगामी रचना के रूप में आ रही है। तो इस प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण काम आचार्य श्री के और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से चल रहे हैं। धन्यवाद। अभी आपने जो हमारा एक विभाग है, जितने भी हमारे जो प्राच्य ग्रंथ हैं, अप्रकाशित ग्रंथ, उसकी प्रकाशन योजना के अंतर्गत जो हमारा कार्य है उसको थोड़ा सा आपने सुना। और दूसरा कार्य हमारा चल रहा है पतंजलि आयुर्वेद साहित्य अनुसंधान, वो भी आयुर्वेद का ही कार्य था, ये भी आयुर्वेद का ही कार्य है। ये कार्य है जो हमारे संहिता ग्रंथ हैं, उन संहिता ग्रंथों के अंदर हम चाहते हैं कि उन ग्रंथों को, जैसे आयुर्वेद में प्रायः जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वह विषय के अनुसार पढ़ाया जाता है। हमारे जो संहिता ग्रंथ लिखे हैं वो विषयों के अनुसार नहीं, अपितु हमारे यहाँ जो श्रुति परंपरा है या गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से, जैसे एक पुस्तक के अंदर विविध विषयों को समाहित करते हुए संपूर्णता को लेकर के उसको लिखा गया है। तो अब जो पठन पाठन की परंपरा के हिसाब से उसको हम चाहते हैं कि विषय के अनुसार, तो उनको संहिता ग्रंथों में जो कुछ भी वर्णन है उनको प्रामाणिकता के साथ अलग किया जाए। इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य है महाराज जी, इसमें जो छपे हुए ग्रंथ हैं, चरक सुश्रुत आदि में भी बहुत सारी पांडुलिपियों से यदि मिलान किया जाए तो कई जगह पर कई अशुद्धियां भी हैं, जो एक बार अशुद्धि बन गई तो तब से वो चली आ रही हैं। उसके ऊपर उस काम को करने के लिए दुर्भाग्य से कोई विद्वान या कोई ऐसी संस्था वो आगे नहीं आई है। हालांकि विद्वानों ने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत परिश्रम किया, परंतु वो अभी जहाँ कमियां रह गई थी उस कमी का निराकरण के लिए कोई इतना कार्य नहीं हुआ। तो वो कार्य भी हमारा जो पतंजलि योगपीठ है वो कर रहा है। इस कार्य को मुख्य रूप से ये हमारे यहाँ डॉक्टर ध्रुव कुमार मिश्र हैं, इनके नेतृत्व में, ये हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं काय चिकित्सा के और ये एमडी हैं काय चिकित्सा, और इस कार्य को ध्रुव जी विशेष रूप से देख रहे हैं। ध्रुव मिश्रा के साथ में डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी जी, ये भी साहित्याचार्य हैं और पीएचडी हैं संस्कृत में, और तीसरे हैं हमारे डॉक्टर अजय पांडे जी, वो एमएस हैं शालाक्य तंत्र में और रीडर हैं हमारे स्वस्थवृत्त पतंजलि अपने आयुर्वेदिक कॉलेज में। और भाई दूसरे हैं डॉक्टर राजीव सिंह जी, ये भी एमडी हैं, ये संहिता के और ये प्रवक्ता हैं हम मौलिक सिद्धांत के आयुर्वेदिक कॉलेज में, और इनको साथ सहयोग कर रहे हैं श्रीमती पूजा गेरा, ये बहन टंकण का कार्य देखती हैं, डिजाइन का काम देखती हैं। श्रीमती ज्योति पटियाल, ये भी साहित्याचार्य हैं, संस्कृत का टाइपिस्ट का काम देखती हैं। श्री संदीप चौधरी, ये भी टाइपिस्ट का कार्य देखते हैं। तो ये इनका विभाग है। मैं चाहूँगा भाई डॉक्टर ध्रुव मिश्रा इस अपने कार्य के संदर्भ में संक्षिप्त में बताएं। ओम श्रद्धेय आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, शरण वंदन, अभिनंदन। स्वामी जी महाराज, हमारे यहाँ पर जो सबसे प्रमुख कार्य आचार्य जी के नेतृत्व में हो रहा है वो बृहद आयुर्वेद संहिता के रूप में हो रहा है, जिसमें चरक सुश्रुत बागभट्ट अष्टांग संग्रह हृदय माधव निदान चक्रदत्त बृंद माधव योग रत्नाकर भाव प्रकाश इत्यादि सारे जितने भी प्राच्य ग्रंथ हैं उन सबको इकट्ठा करके उनका क्रम से संपादन किया जा रहा है। खास करके एक ही संहिता में प्रसंगवार इनका जो है सारे श्लोकों को लेके इसकी व्याख्या की जा रही है। इसके अतिरिक्त अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान, जिसपे 96 शब्दार्थ भावार्थ विमर्श संहिता नाम से एक प्रकाशित ग्रंथ भी होने जा रहा है, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों में पढ़ाया जाता है। तो ये अभी 2 कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा बृहत्त्रयी और लघुत्रयी पर भी प्रमाणिक टीका लिखने का प्रयोजन है और वह भी भविष्य में संपन्न होगा यह कार्य। इस तरीके से कार्य आचार्य जी के नेतृत्व में और आपके पुण्य प्रताप से और प्रेरणा से ये हो रहा है। अभी इसी कड़ी में अष्टांग हृदय हमारा बच्चों के हिसाब से, क्योंकि वो हमारे कोर्स में भी सिलेबस में भी लगता था, परंतु उसकी जो व्याख्या है वो बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी एक प्रामाणिक और सुगम व्याख्या की आवश्यकता थी।
वो पूर्ण हो गई है और 4 तारीख को उसका विमोचन भी होगा। उसके तहत जो ये आयुर्वेद साहित्य अनुसंधान में इनका भी एक ग्रंथ अभी आने वाला है। और एक हमारा विभाग और है, वो यहाँ से नहीं चलता है, पर मैं उस विभाग की बात जरूर करना चाहूँगा। जिस तरह से हम विश्व भेषज संहिता का निर्माण कर रहे हैं, उसी तरह से जितने भी जो प्राचीन ऋषि शैली है, जैसे चरक सुश्रुत आदि ग्रंथों में या निघंटु आदि ग्रंथों में जिस तरह से श्लोक निर्माण कर करके ऋषियों ने श्लोकबद्ध करके उन ग्रंथों को आज तक आज जो सुरक्षित हैं, वहाँ पर एक आयुर्वेद की हमारी शास्त्रीय शैली रही है, उस शैली को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिन पौधों का वर्णन उन प्राचीन ग्रंथों में, उन गुणों का वर्णन जो छूट गया है या उस समय के बाद जो अनुसंधान हुआ है, या जिन पौधों के विषय में लिखा नहीं गया है श्लोक के माध्यम से, उन सब पौधों को, उन सारे जड़ी बूटियों को श्लोकबद्ध करने का एक महान कार्य बनारस के हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम है, तो उन पूरी टीम, क्योंकि आज वो पूरी टीम यहाँ पर नहीं है, तो उनके नेतृत्व में यहाँ से कोऑर्डिनेट करने का काम डॉक्टर राजेश देखते हैं। तो मैं कहूँगा सिर्फ ये श्लोक निर्माण सौमित्रीय निघंटु के रूप में, सौमित्रीय के रूप में हम उसको काम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसके विषय में 2 मिनट डॉक्टर राजेश सौमित्रीय वाला जो कार्य है उसके विषय में बताएंगे। ओम। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम। जैसा कि आचार्य श्री ने आप लोगों को बताया कि आयुर्वेद में, पूरे आयुर्वेद की संहिताओं में, आयुर्वेद के निघंटुओं में जितने भी पौधों का वर्णन मिलता है वो मुख्यतया 800 या 850 पौधे हैं। उन 800 या 850 पौधों के लिए आयुर्वेद में जितने भी गुणों और कर्मों का वर्णन मिलता है, उन गुणों कर्मों के अतिरिक्त ऐसे औषधीय पौधे जो कि चिकित्सा के माध्यम से, या जो कि जिनका प्रयोग किसी न किसी चिकित्सा में या किसी न किसी रूप में हमारे भारत में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है या बहुत पुराने समय से प्रचलित है, उन सभी पौधों को, उन सभी ऐसे उपयोगी और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का वर्णन जो हमें आयुर्वेद के ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है, परंतु वो पौधे चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और चिकित्सा की दृष्टि से उनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। ऐसे पौधों का, ऐसे पौधों के गुणों का, ऐसे पौधों के औषधीय प्रयोगों का संग्रह करके सौमित्रीय निघंटु नामक पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है। 4 अगस्त को इस सौमित्रीय निघंटु नामक पुस्तक में जितने भी औषधीय पौधे हैं, उनके गुण कर्मों के अतिरिक्त उनके प्रेजेंट के समय में, वर्तमान में, उनके जो मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में उनके गुण कर्मों की जो व्याख्या की जा रही है, और उसके साथ साथ में उनके काउंटर इंडिकेशन, उनके निषेध, अर्थात हमें ये पौधे किस में प्रयोग करने हैं और किस में प्रयोग नहीं करने हैं, उन सभी पौधों के गुणों का, उनकी विषाक्तता का संस्कृत के रूप में उन सभी को श्लोकबद्ध करने का एक जो महान कार्य किया जा रहा है, वो परम श्रद्धेय आचार्य श्री के निर्देशन में सौमित्रीय निघंटु के नाम से किया जा रहा है। ओम। इसके बाद हम सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर नहीं, आयुर्वेद के ग्रंथों के ऊपर नहीं, हमारा कार्य योग के क्षेत्र में भी, योग का अनुसंधान का कार्य भी यहाँ पर होता है। व्यवहारिक पक्ष को श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरे विश्व में पहुँचाया है। आज दुनिया के अंदर यदि कोई ऐसा शब्द है जिसको सारी दुनिया के लोग जानते हैं, यानी कि दुनिया के लगभग जितनी आबादी है, लगभग हर कोई योग शब्द को जानता है। आप गॉड कहेंगे, भगवान कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, हो सकता है सबको उन शब्दों का भी प्रचलन न हो। चरक है, सुश्रुत है, योग दर्शन है, इस तरह से हम जाएंगे तो सारी दुनिया नहीं जानती है, परंतु योग या योगा शब्द जो है वो पूरी दुनिया में जानते हैं कि यदि हमने योग शब्द का उच्चारण कर लिया तो सारी धरती को पता है। योग पूरी तरह से नहीं भी पता हो, उनको पता है कि योग का अर्थ क्या है, यानी कि कुछ श्वास की क्रियाओं को करना, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज को करना, बैठ करके, और कहीं पालथी मारा हुआ और
हथेली में मुद्रा बना करके बैठा हुआ हो, तो ऐसा फोटो देखे तो सारी धरती को पता है कि वो योग है। तो यह बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि राम कृष्ण या जो महापुरुष हमारे हुए हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने भी जो धर्म प्रवर्तक हुए हैं, यीशु मसीह से लेकर के या मोहम्मद साहब तक, तो बुद्ध महावीर तक भी इन लोगों से, उन सब सारी दुनिया उनके नामों को नहीं जानती है। परंतु हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से, तप से, जो हमारे ऋषियों की जो विधा थी, परंपरा थी, आज उस योग को पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा उस शब्द को जानता है। शब्द ज्ञान से निश्चित रूप से उस योग में भी प्रवृत्त होगा। तो उसमें हमने, क्योंकि योग को लेकर के कोई इस तरह का कोई शब्दकोश नहीं था। योग के जो शब्द हैं, योग में शास्त्र में जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, उनका क्या अर्थ है, उस अर्थ के लिए शास्त्र के प्रमाण के आधार पर, जैसे कोई शब्द हमने कहा कि योग शब्द ही युजिर योगे, युज समाधो, इस तरह से अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसी तरह से कोई भी शब्द है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। संदर्भ के हिसाब से, प्रकरण के हिसाब से, उन शास्त्रों के उद्धरणों को देते हुए उस एक कार्य को हमने एक तरह से योग साहित्य अनुसंधान विभाग के रूप में, एक तरह से योग इंसाइक्लोपीडिया निर्माण विभाग के रूप में एक विभाग हमारा हमने तैयार किया है। उस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं भाई हमारा आचार्य महेशानंद विद्यालंकार। ये MA हैं योग साइंस से, हमारे ऐसे ही किया है और अभी PhD के ये छात्र भी हैं। तो इनके साथ में जो साथ दे रहे हैं हमारे बहुत विद्वान हैं चंद्रदत्त शर्मा जी, वो भी बहुत विद्वान हैं, व्याकरण आचार्य हैं। दूसरे हैं भाई धर्मचंद्र गुप्ता जी, ये